इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो हमने दो तरह की ईटीसी, उसमें साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ईटीसी पढ़ी थी, ठीक है जी। और उसमें हमने एटीपी कैसे बनते हैं, कितने एनएडीपीएच बनते हैं, वो सब उसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हमने बात करनी है फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड टॉपिक है उसके बारे में। जो दूसरा पार्ट है दैट इज डार्क रिएक्शन। तो हमने बात की थी कि फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती है, एक लाइट रिएक्शन एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एटीपी बनती है, एनएडीपीएच बनता है, और डार्क रिएक्शन में फूड बनेगा। तो डार्क रिएक्शन में बच्चे हम बेसिकली काफ़ी सारे साइकिल्स इसमें डिस्कस करेंगे। तो वो कौन कौन से साइकिल है? एक है C3 साइकिल, जिसको कैल्विन बेंसन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। कैल्विन बेंसन साइकिल। दूसरा हम पढ़ेंगे, और ये इकलौता साइकिल है बच्चों, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, ये इकलौता साइकिल है जो फूड फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। दुनिया में कोई ऐसा साइकिल नहीं है जो फूड बनाता है, तो C3 साइकिल ही इकलौता ऐसा साइकिल है जो फूड बना सकता है। हालांकि इसके अलावा हम C4 साइकिल भी पढ़ेंगे, जिसको हैड-स्लैक साइकिल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा C2 साइकिल भी पढ़ेंगे, जिसको फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। और साथ में पढ़ेंगे कैम साइकिल। तो ये चार साइकिल हमने इसमें डिस्कस करने हैं। लेकिन चारों साइकिल में से मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो फूड फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, जो फूड बना सकता है जो साइकिल, वो C3 साइकिल है। फिर बाकी साइकिल की क्या जरूरत पड़ गई? जब फूड बनाने के लिए तो C3 साइकिल ही चलाना पड़ेगा, तो फिर C4 साइकिल, C2 साइकिल, कैम साइकिल, ये सब क्यों चलते हैं प्लांट्स के अंदर, वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको वो बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो आज हमने डिस्कस करना है फर्स्ट, दैट इज C3 साइकिल। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरह के प्लांट्स हैं हमारे पास। बच्चे, अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो तीन तरह के प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक होते हैं C3 प्लांट, एक होते हैं C4 प्लांट, और एक होते हैं कैम प्लांट। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से प्लांट में कौन से साइकिल चलते हैं, उसके बेसिस पे हमें तीन तरह के प्लांट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो C3 प्लांट नाम से पता चलता है, जिन प्लांट्स में C3 साइकिल चलता है, जिन प्लांट्स में अकेला C3 साइकिल चलता है। तो टोटल चार साइकिल हैं, और सभी प्लांट्स में चारों नहीं चलते, हर एक प्लांट में दो ही साइकिल चलते हैं, हर एक प्लांट के अंदर दो ही साइकिल चलते हैं। तो C3 प्लांट में कौन से दो साइकिल चलते हैं? तो C3 प्लांट में C3 साइकिल, तो मैंने आपको बोला है कि जो C3 साइकिल है वो तो चलेगा ही चलेगा ना, क्योंकि C3 साइकिल तो इकलौता साइकिल है जो फूड बना सकता है। तो प्लांट्स तो फूड बनाते ही बनाते हैं, चाहे वो C3 प्लांट है, चाहे वो C4 प्लांट है, चाहे वो कैम प्लांट है। तो C3 प्लांट्स में भी C3 साइकिल चलता है, C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल चलता है, कैम प्लांट्स में भी C3 साइकिल चलता है। तब एक एक साइकिल बचा। मैंने बोला कि एक प्लांट में दो ही साइकिल चलते हैं मैक्सिमम। तो C3 प्लांट में C3 साइकिल भी चल सकता है एंड C2 साइकिल भी चलता है। तो C3 प्लांट्स या तो C3 साइकिल चलाते हैं या C2, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, या तो C3 साइकिल चलेगा या C2 साइकिल चलेगा। अब क्या होता है C2 साइकिल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। उसी तरह से C4 प्लांट्स के अंदर दो साइकिल चलते हैं, C3 साइकिल भी चलता है, C4 साइकिल भी चलता है, और ये दोनों साइकिल हमेशा एक साथ चलेंगे। जैसे जहां पे तो उल्टा है, जहां पे C3 प्लांट में दो साइकिल चलते हैं, कौन कौन से? C3 साइकिल भी चलता है, C2 साइकिल भी चलता है, बट दोनों कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं चल सकते। या तो C3 प्लांट C3 साइकिल चलाएंगे या उस टाइम C2 साइकिल चलाएंगे, दोनों नहीं चला सकते एक साथ। लेकिन C4 प्लांट के लिए कंपल्शन हो जाती है कि उनको C3 साइकिल के साथ C4 साइकिल चलाना ही पड़ता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि C4 साइकिल की वजह से ही यहाँ पे C3 साइकिल जो है वो पॉसिबल हुआ है, अदरवाइज C4 प्लांट्स में C3 साइकिल कभी नहीं चल सकता। तो आप ये मानो कि C4 साइकिल की वजह से ही C3 साइकिल चला है। ये आगे आपको क्लियर हो जाएगी बातें कि C4 साइकिल क्यों चलाया गया। तो C4 साइकिल इस प्लांट में C2 साइकिल को रोकने के लिए चलाया गया, ठीक है। और कैम प्लांट्स में भी दो साइकिल चलते हैं, ये वाले दो। तो मींस तीन तरह के प्लांट्स हैं जी हमारे पास।
कौन कौन से प्लांट्स हैं हमारे पास? 3 तरह के, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, और हर एक प्लांट में 2 साइकिल चलते हैं। तो C3 प्लांट में कौन से 2 साइकिल चलते हैं जी? C3 साइकिल एंड C2 साइकिल, बट दोनों एक साथ नहीं चलते, दोनों एंटी हैं, या तो C3 चलेगा या C2 चलेगा एक टाइम पे। जो C4 प्लांट्स हैं वहाँ पे दोनों साइकिल एक साथ चलते हैं, C3 एंड C4। जो कैम प्लांट्स हैं वहाँ पे भी दोनों साइकिल एक साथ चलते हैं, C3 एंड कैम साइकिल। कैम प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट में प्लांट ग्रो करते हैं। तो जो क्रैसुलेसी फैमिली के मेंबर हैं वहीं से नाम पड़ा क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो आज हमने डिस्कस करना है पहला साइकिल, दैट इज C3 साइकिल। क्या होता है? जिसको केल्विन बेंसन साइकिल के नाम से जाना जाता है, कि यानी कि प्लांट्स के अंदर फूड कैसे बनता है। क्लियर है बच्चों? जहाँ तक किसी को कोई डाउट हो? ठीक है। पहले बात करते हैं जी C3 साइकिल की। जिसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। इसके बच्चे तीन रिएक्शन इसमें होंगी। फर्स्ट होगी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि आपको पता ही है फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले CO2 अंदर आएगी ना स्टोमेटा के थ्रू, तो दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन। ऑब्वियसली बात है, फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लांट के अंदर आती है तो उसको कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। तो सबसे पहले CO2 जो है वो अंदर आएगी। तो जो सबसे पहले CO2 एटमॉस्फेयर से, हवा में एटमॉस्फेयर में CO2 होती है, आपको पता ही है 0.03% CO2 जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसको कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। फिर जब वो CO2 अंदर आ जाएगी फिर उसको रिड्यूस किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि जो CO2 अंदर आ गई फिर उसकी रिडक्शन होगी, जहां पे इसको ATP प्रोवाइड किए जाएंगे, NADPH वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, और फिर रीजनरेशन ऑफ प्राइमरी एक्सेप्टर। अब रीजनरेशन क्या है? रीजनरेशन ऑफ प्राइमरी एक्सेप्टर, इसका क्या मतलब है? देखो, जहां पे है मेरे पास RUBP नाम का 5 कार्बन का एक कंपाउंड, और बाहर से CO2 आ गई, CO2 RUBP से कंबाइन करेगी और कोई प्रोडक्ट बनेगा ना। तो दिस वन इज प्राइमरी एक्सेप्टर। ये है मेरे पास प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 आपके घर में आ रही है, CO2 सेल में आ रही है, लीफ में आ रही है, तो उसका कोई वेलकम तो करेगा ना किसी मॉलिक्यूल के साथ, तो वो कंबाइन करेगी ना पहली बार। तो जो मॉलिक्यूल CO2 से फर्स्ट टाइम कंबाइन करता है, जो मॉलिक्यूल CO2 से फर्स्ट टाइम कंबाइन करता है उसको क्या कहते हैं जी? प्राइमरी एक्सेप्टर। तो प्राइमरी एक्सेप्टर क्या है? यहाँ पे RUBP। आगे बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में भी। तो मतलब 3 स्टेप हैं C3 साइकिल के, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो हम इन तीनों को डिटेल में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो कार्बोक्सिलेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, एंड रीजनरेशन क्या होती है। ठीक है जी। तो काफी सारा हम एक साइकिल बनाएंगे, तो उसी साइकिल को, पैटर्न को हम जो है फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो साइकिल में 3 तरह की रिएक्शन हम देखेंगे जी, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट C3 साइकिल के अंदर। तो फॉर एग्जांपल जी, तो सपोज ये सारा लीफ है और ये आपके पास RUBP, ये हमारे पास RUBP है जिसको मैंने प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 बोला है।
इसको मैंने क्या बोला जी, इट इज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। तो बाहर से एटमॉस्फेयर से क्या आएगी जी, एटमॉस्फेयर से क्या आने वाली है, CO2 आने वाली है। देखो CO2 लीफ के अंदर आ गई, तो लीफ के अंदर कोई आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो कोई तो दरवाजा खोलता है ना अपने से, तो आप उस गेस्ट का वेलकम करते हो। तो जहां पे भी सेल के अंदर CO2 आ रही है तो CO2 को सबसे पहले कैच कौन करता है, तो उस मॉलिक्यूल का नाम है RUBP, रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। इसकी मैं फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, RUBP की रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, जो कि 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है। कहानी समझ आई जी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के अंदर भी पूछा जाता है कि हु इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 कौन है जी C3 साइकिल के अंदर? हाँ जी, कौन है बच्चों? RUBP। इसकी फुल फॉर्म क्या है? रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाएगा आपसे किसी न किसी कंपटीशन के अंदर। तो RUBP इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C3 साइकिल। तो जैसे ही CO2 आएगी बाहर से तो सबसे पहले उसको जो कैच करेगा वो कौन होगा जी? RUBP। RUBP कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है? एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। ठीक है जी, एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। तो एक CO2 बाहर से आ गया तो जो प्रोडक्ट बनेगा जहां पे वो कितने कार्बन का बनना चाहिए जी? 5 कार्बन जहां पे है, एक कार्बन बाहर से आ गया तो प्रोडक्ट कितने कार्बन का बनना चाहिए? हाँ जी, तो 6 कार्बन का बनना चाहिए। लेकिन जहां पे 6 कार्बन का नहीं बनता, जहां पे 3-3 कार्बन के 2 बन जाते हैं मॉलिक्यूल। 6 कार्बन पूरे हो जाएंगे ना फिर भी। तो जहां पे बच्चे जो मेन एंजाइम है वो है रबिस्को। तो रबिस्को नाम का जो एंजाइम है, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पूछता है हु इज द प्राइमरी एंजाइम। अगर वो एंजाइम की बात करता है, हु इज द प्राइमरी एंजाइम इन C3 साइकिल, तो वो रबिस्को है। और हु इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, वो RUBP है। तो ये दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, सेम नहीं है। बच्चे इसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत आंसर कर देते हैं। तो रबिस्को इज द प्राइमरी एंजाइम, RUBP इज द प्राइमरी एक्सेप्टर। तो रबिस्को ने इस रिएक्शन को कैटलाइज किया, CO2 जो बाहर से है उसको RUBP से कंबाइन कर दिया। अल्टीमेटली आपके पास 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना 3PGA। तो क्योंकि वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है 3PGA, तो कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए जी मेरे पास जहां 3PGA के? हाँ जी, कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए? 2 मॉलिक्यूल। वेरी गुड। तो जहां पे मेरे पास बनेंगे 2 मॉलिक्यूल 3PGA के। 3PGA क्या है? दैट इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी, तो जहां पे आपके पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं जी। पहली ही रिएक्शन हमने की है और तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीनों में से एक कोई ना कोई क्वेश्चन कंपटीशन में आता ही आता है। पहला, हु इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, हु इज द प्राइमरी एंजाइम, एंड फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल क्या होता है? C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल मॉलिक्यूल कौन सा होता है? तो जिसका नाम है 3PGA, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसीलिए इस साइकिल का नाम, केल्विन बेंसन साइकिल का नाम C3 साइकिल क्यों पड़ा? आपसे ये पूछा जाता है ना कि व्हाई इट इज नोन एज C3 साइकिल। केल्विन बेंसन साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहते हैं? तो आप, बड़ा सिंपल सा आंसर है, बिकॉज जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, वो कितने कार्बन है जी? 3 कार्बन। तो उसका नाम क्या है? 3PGA। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां पे आपके सामने हैं, हु इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2, हु इज प्राइमरी एंजाइम, एंड हु इज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन C3 साइकिल। तो C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा है जी?
3PGA, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, और इसी वजह से इस साइकिल को C3 साइकिल कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वाई कैल्विन साइकिल इज नोन एज C3 साइकिल, तो आंसर क्या आएगा? बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज 3 कार्बन कंपाउंड नेम्ड एज 3PGA, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो ये होगी जी आपकी फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज कार्बोक्सिलेशन। हमने बात की थी C3 साइकिल में 3 स्टेप हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। तो ये होगी कार्बोक्सिलेशन। अब चलेगी रिडक्शन। अब रिडक्शन किसकी होगी? 3PGA की, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लूँ। हमारे पास जहाँ पे कितने मॉलिक्यूल बने हैं जी 3PGA के? 2 बने हैं। तो कितने RGBP लेके चले थे हम? अगर मैं 1 RGBP लेके चला हूँ तो 2 मॉलिक्यूल बन गए 3PGA के। लेकिन मुझे चाहिए 6 मॉलिक्यूल आगे साइकिल को बैलेंस करने के लिए ना, आपको अच्छे से समझाने के लिए मुझे 3PGA के 6 मॉलिक्यूल बनाने चाहिए। तो मुझे RGBP के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? अगर आप 1 RGBP लेके चलते हो तो 2 3PGA बनते हैं। तो 6 3PGA बनाने के लिए, 6 3PGA बनाने के लिए मुझे कितने RGBP लेने होंगे? 3। वेरी गुड। तो हम जहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। बाकी रिएक्शन सेम रहेगी, मैं सिर्फ बैलेंस करने के लिए जहाँ पे मैं 3 मॉलिक्यूल RGBP के लेके चलूँगा तो 3 ही CO2 बाहर से आएंगे। देखो आपने 1 RGBP लिया, 1 CO2 बाहर से आया, तो 2 मॉलिक्यूल 3PGA के बने। तो मुझे जहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 मॉलिक्यूल RGBP के लूँगा। तो भी सी बात है, अगर 1 RGBP 1 CO2 से कंबाइन कर रहा था तो 3 RGBP 3 CO2 से कंबाइन करेंगे। और अगर 2 मॉलिक्यूल बन रहे थे जहाँ पे, तो अब मेरे पास कितने मॉलिक्यूल हो गए 3PGA के? 6। मैंने और कुछ नहीं किया, रिएक्शन सेम है, सिर्फ बैलेंस किया है। तो आपको समझाने के लिए कुछ नहीं करना, बस RGBP के मॉलिक्यूल 3 कर दिए मैंने, तो 3PGA के मॉलिक्यूल ऑब्वियसली बात है डबल बनेंगे, ठीक है जी। तो 3PGA के 6 मॉलिक्यूल हो गए। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन जिसको आप कार्बोक्सिलेशन कहते हो। तो दिस इज कार्बोक्सिलेशन। तो C3 साइकिल की पहली रिएक्शन। अब हमने करनी है 3PGA की रिडक्शन। अब 3PGA किस में जाने वाला है जी? रिडक्शन में जाने वाला है, ठीक है। तो जहां पे फिर एक एंजाइम आएगा, इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, 3-फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज। और जहां पे भी काइनेज वर्ड आ जाता है जी, वहां पे ATP यूज होने वाले हैं। तो 6 मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो जहां पे 6 मॉलिक्यूल ATP के यूज हो जाएंगे। याद करो हमने पीछे लाइट रिएक्शन पढ़ी है, वहां पे हमने ATP बनाए हैं। आपको पता है ATP बनते, तो इसलिए हम बात करते हैं कि फूड बनाने के लिए पैसा चाहिए, ATP चाहिए, NADPH चाहिए। तो जहां पे यूज होने वाले हैं आपके ATP, NADPH वगैरह। तो इस रिएक्शन में अब ये जो 3PGA है, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जिसको हम कहते हैं, उसमें 6 ATP मॉलिक्यूल उसमें ऐड हो जाएंगे, यानी कि हर एक मॉलिक्यूल के अंदर 1 ATP ऐड हो जाएगा। तो वो ऑलरेडी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, वो ऑलरेडी क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो एक फॉस्फेट और ऐड हो गया उसके अंदर, तो वो क्या बन जाएगा जी? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक। समझ गए जी? वो क्या था? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, मैंने उसको एक फॉस्फेट और दे दिया, तो इट बिकम 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी कि पहले उसके पास थर्ड के पास फॉस्फेट था, अब फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट आ गया, तो इट बिकम 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। हाँ जी, क्लियर है सबको ये रिएक्शन? तो ये है सेकंड रिएक्शन इसकी। तो इट बिकम 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो अब मेरे पास 1,3-बिसफॉस्फो। सेकंड रिएक्शन फिर से बताना सर। बच्चे, जो 3PGA है उसके अंदर एक फॉस्फेट ऐड करो। 3PGA की पहले फुल फॉर्म देखो क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी कि 3PGA 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, और 3 कार्बन के मॉलिक्यूल के पास थर्ड कार्बन पे फॉस्फेट है, ऐसे ही है। तो मैंने उसको ATP दे दिया, मैंने उसको ATP से एक फॉस्फेट लेके दे दिया, तो ATP का फॉस्फेट 3PGA में एंटर हो गया। तो अब 3PGA के पास कितने फॉस्फेट हो गए? 2 हो गए ना, एक तो पहले से फॉस्फेट था उसके पास।
तो इट बिकम 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, यानी कि फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट लग गया। 3 PgA 3 कार्बन का कंपाउंड है, उस पर थर्ड कार्बन पे पहले से ही फॉस्फेट है, तो मैंने उसके फर्स्ट कार्बन पे भी फॉस्फेट लगा दिया ATPC पकड़ कर, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल है तो 6 ATP लगेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक मॉलिक्यूल, हर एक मॉलिक्यूल को मैंने एक एक फॉस्फेट दे दिया, तो इट बिकम 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर है जी? ओके सर। अब आएगा जी नेक्स्ट एंजाइम, अब नेक्स्ट रिएक्शन होगी। अब जो नेक्स्ट एंजाइम है वो आएगा हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होने वाली है जहां पे। तो जहां पे मेरे पास जो 6 मॉलिक्यूल NaDH के हैं जो हम बना के आए हैं पीछे, अब वो यूज होने वाले हैं। अब 6 मॉलिक्यूल NaDH के यूज होने वाले हैं, पहले ATP यूज हुए, तो इसकी रिडक्शन हो जाएगी। जब रिडक्शन होती है, जो एसिड था ग्लिसरिक एसिड COOH था ना यहाँ पे, तो जो एसिड था, बिकॉज ग्लिसरिक एसिड क्या होता है COOH, अब वो रिडक्शन हो जाएगी। जहां पे भी डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है ना बच्चे, जहां पे भी डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आता है वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो जहां पे रिडक्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, इट बिकम एल्डिहाइड। तो 6 मॉलिक्यूल मेरे पास 3 फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड के बन जाएंगे। तो अब मेरे पास रिडक्शन होने की वजह से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने की वजह से जो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड था उसकी रिडक्शन होगी एंड इट बिकम 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड। तो 6 मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसर एल्डिहाइड के बन जाएंगे। तो एसिड बिकम एल्डिहाइड ड्यू टू रिडक्शन। एसिड में क्या होता है COOH, उसकी रिडक्शन कर दो वो क्या बन जाएगा CHO। तो CHO का क्या क्या मतलब होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर है जी? तो ये मेरी थर्ड रिएक्शन है। तो ये सारी रिडक्शन चल रही है हमारे पास। हमने बात की थी 3 स्टेप में, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। तो रिडक्शन में काफ़ी सारी रिएक्शन पढ़ेंगे हम, फिर हम पढ़ेंगे बाद में रीजनरेशन पे आएंगे। तो अब हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल हैं। क्लियर है जी? तो हमारे पास 3 फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड के कितने मॉलिक्यूल हैं टोटल? 6। अब देखो जी 6 में से जो 6 मॉलिक्यूल हैं उसमें से जो पहला मॉलिक्यूल है, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल, देखो ये कितने कार्बन का है और हर एक मॉलिक्यूल कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का ही है। ये भी 3 कार्बन का था और ये भी 3 कार्बन का था आपके पास। तो 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल हैं, सारे 6 मॉलिक्यूल है मेरे पास। जो पहला मॉलिक्यूल है वो तो चला जाएगा ये स्टार्च फॉर्मेशन में, वो तो स्टार्च बनाने में, यानी कि फूड बनाने में हेल्प करेगा। यानी कि 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल तो निकल गया। पीछे कितने मॉलिक्यूल बचे जी मेरे पास? हाँ जी, एक मॉलिक्यूल को तो मैंने बोला कि भाई तू फूड बनाने चला जाओ, ठीक है जी। तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल तो स्टार्च फॉर्मेशन में रोल प्ले करेगा। अब स्टार्च कैसे बनती है वो अलग टॉपिक है। तो आप ये मान लो कि एक मॉलिक्यूल तो स्टार्च बनाने में चला गया, पीछे कितने मॉलिक्यूल बच गए? 5। ठीक है जी, 5 बच गए। तो जो सेकेंड एंड थर्ड मॉलिक्यूल हैं, जो सेकेंड मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। ये जो फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड है ना, उसका आइसोमर है जी, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो डैप में कन्वर्ट हो गया। तो जो दूसरा मॉलिक्यूल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? डैप में। यानी कि डैप और फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड दोनों एक दूसरे के क्या हैं जी, एक तरह से आप लगा लो कि यहाँ पे आइसोमराइजेशन करते हैं। ये एल्डिहाइड शुगर है और ये उसी का कीटोन वर्जन है, उसी शुगर का कीटोन फॉर्म है। तो दूसरे मॉलिक्यूल ने क्या बना दिया जी? डैप, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्या कहते हैं इसको? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दूसरे मॉलिक्यूल ने क्या बना दिया? डैप। तो दूसरा मॉलिक्यूल भी पीछे चला गया। पीछे कितने बचे जी हमारे पास? यहां पे बात क्लियर होगी ना। तो 6 मॉलिक्यूल है मेरे पास। पहला मॉलिक्यूल स्टार्च बनाने में चला गया,
दूसरा मॉलिक्यूल डैप बना के बैठ गया। अब वो डैप आगे क्या करता है वो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। जो डैप है वो आगे क्या करने वाला है वो हम आगे देखेंगे। अब जो तीसरा एंड चौथा मॉलिक्यूल हैं, यानी कि छः मॉलिक्यूल हैं टोटल। पहला स्टार्च बनाने चला गया, दूसरा डैप बना दिया। अब तीसरा एंड चौथा आपस में कंबाइन हो जाएंगे। थर्ड एंड फोर्थ जो हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे जी, कंबाइन। तो देख लेते हैं। तो थर्ड मॉलिक्यूल एंड फोर्थ मॉलिक्यूल, तो थर्ड एंड फोर्थ, तो ये जो तीन तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा जी मेरे पास, हाँ जी, तो तीसरा मॉलिक्यूल एंड चौथा मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज एंजाइम। तो थर्ड एंड फोर्थ मॉलिक्यूल, तो थर्ड भी 3 कार्बन का है, फोर्थ भी 3 कार्बन का है, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए, 6 कार्बन का। तो जहां पे मेरे पास 6 कार्बन का जो प्रोडक्ट बनेगा जी वो बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। क्लियर होगी बात। हाँ जी, बात होगी क्लियर। जो थर्ड एंड फोर्थ मॉलिक्यूल हैं 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के, वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एल्डोलेज, और वो क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एंजाइम आएगा जहां पे फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज, और फॉस्फेटेज का काम होता है फॉस्फेट को निकालना। तो जहां पे फ्रक्टोज के पास 2 फॉस्फेट है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, 6 कार्बन का ये कंपाउंड है, क्योंकि 3 कार्बन का ये था, 3 कार्बन का ये, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बना। दोनों के पास एक एक, जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है इसके पास 2 फॉस्फेट है, एक 1 कार्बन पे एक 6 कार्बन पे। तो फॉस्फेटेज क्या करेगा, ये जो फर्स्ट कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ है उसको निकाल देगा। तो अगर मैं फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट निकाल दूं तो पीछे क्या बचेगा जी, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि बिस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसके पास तो 2 फॉस्फेट है, दैट इज वेयर बिस। लेकिन जब मैं फर्स्ट वाला फॉस्फेट निकाल दूंगा तो पीछे क्या बचना चाहिए हमारे पास, पीछे क्या बचना चाहिए, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो फॉस्फेटेज ने क्या किया, फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट निकाल दिया एंड इट बिकम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। हाँ जी, होगी बात क्लियर। वो क्या बन गया हमारे पास, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट हो जहां तक, कोई डाउट नहीं। तो हमारे जो 6 मॉलिक्यूल थे 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में से, उसमें से अभी भी कितने बचे हुए हैं जी, हाँ जी, कितने मॉलिक्यूल बचे हुए हैं अभी भी, 2 बचे हुए हैं ना, वेरी गुड। तो अब बारी आएगी 5वें मॉलिक्यूल की। देखो, पहले मॉलिक्यूल ने स्टार्च बना दी, दूसरे मॉलिक्यूल ने डैप बना के बैठा हुआ है, तीसरा और चौथा मॉलिक्यूल कंबाइन करके फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना चुके हैं। अब आएगा 5वां मॉलिक्यूल जहां पे काम, अब आएगा 5th मॉलिक्यूल। तो इसको मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को आप ऐसे लिख लो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ऐसे लिख लो इसको। अब आएगा जहां से 4th मॉलिक्यूल, सॉरी 5th मॉलिक्यूल। अब जहां से लेके आओ 5th मॉलिक्यूल को, यहां से लेके आओ 5th मॉलिक्यूल को, जो कि कितने कार्बन का है आपको पता ही है, एक 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड कितने कार्बन का है जी, 'कितने कार्बन का बच्चों?
3 कार्बन। तो अब 2 मॉलिक्यूल जब कंबाइन करेंगे, एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो कि 6 कार्बन का है और एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे, 5th मॉलिक्यूल, तो टोटल कितने कार्बन हो गए हमारे पास? जहाँ पे 6 और 3 कितने कार्बन हो गए? 9 कार्बन हो गई। तो जहाँ पे 9 कार्बन का कोई कंपाउंड बनना चाहिए ना दोनों से मिलके, यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होता। 9 कार्बन का कंपाउंड नहीं बनता, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, एक 5 कार्बन का, एक 4 कार्बन का। क्लियर होगी बात? यस सर। तो टोटल 9 कार्बन होंगे ना मेरे पास, तो 9 में से 9 कार्बन का मॉलिक्यूल नहीं बनने वाला, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, एक 5 कार्बन का, एक 4 कार्बन का। तो यहां पे बनेंगे जी मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स। एक बनेगा ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट जो कि 5 कार्बन का है, और एक बनेगा एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट जो कि 4 कार्बन का है। हाँ जी, 9 कार्बन पूरे हो गए। यस सर। और एंजाइम आएगा ट्रांसक्रिप्टोलेज। ठीक है जी। तो जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया मेरे पास, तो एक मॉलिक्यूल और इसका आया, 5वां मॉलिक्यूल। तो 6 और 3 कार्बन का जो मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट था, टोटल 9 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन का अलग हो गया, 4 कार्बन का अलग मॉलिक्यूल हो गया। अब ये जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट है और ये जो याद करो सेकंड मॉलिक्यूल जो डैप का एक्स्ट्रा बड़ा हुआ है, अब ये आपस में कंबाइन करेंगे। ठीक है जी। तो मतलब ये 2 मॉलिक्यूल जो हैं, ये वाले 2 मॉलिक्यूल अब आपस में कंबाइन करने वाले हैं। तो 4 कार्बन इधर से आ गए, 3 कार्बन इधर से आ गए, तो टोटल कितने कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए जी? 7 कार्बन का। कितने का? 7 कार्बन। 7 कार्बन, वेरी गुड। तो 4 कार्बन यहां से आ गए। याद करो दूसरा मॉलिक्यूल तो फ्री बैठा था ना डैप बना के, तो 4 और 3 7 कार्बन का। तो यहाँ पे जो एंजाइम आता है वो आता है एल्डोलेज, और 7 कार्बन का जो कंपाउंड होता है दैट इज सीटो हेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। तो 7 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा। देखो जो डैप आया उसके पास भी फॉस्फेट था, जो एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट गया उसके पास भी फॉस्फेट था, तो प्रोडक्ट तो बनना चाहिए था सीडो हेप्टुलोज 7 कार्बन का। पर क्योंकि जो एरिथ्रोज गया उसके पास भी फॉस्फेट है और जो डैप आया उसके पास भी फॉस्फेट है, 2 फॉस्फेट हो गए ना। तो सीडो हेप्टुलोज के पास अगर 2 फॉस्फेट हैं तो मैं इसको क्या नाम दूंगा? सीडो हेप्टुलोज 1,7 बिस फॉस्फेट। यानी कि सीडो हेप्टुलेज 7 कार्बन का एक कंपाउंड है, उसके फर्स्ट कार्बन पे और उसके 7th कार्बन पे फॉस्फेट लगे हुए हैं। तो बिस का मतलब 2 फॉस्फेट है। कौन कौन से कार्बन पे है? फर्स्ट एंड 7th कार्बन पे। क्लियर है जी? किसी को कोई डाउट हो इसमें? नो सर। तो ये बन गया सीडो हेप्टुलोज 1,7 बिस फॉस्फेट। अब आएगा एंजाइम फॉस्फेटेज। अब एंजाइम आएगा फॉस्फेटेज। वो बिल्कुल सेम काम करेगा जो जहां पे स्टेप रिपीट हुआ था, ये वाला स्टेप रिपीट होगा। तो जो फर्स्ट वाला फॉस्फेट है, ये जो फर्स्ट कार्बन वाला फॉस्फेट है वो निकल जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा जी? पीछे क्या बचेगा? हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। वेरी गुड। तो पीछे बचेगा C2 हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। C2 हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। बस थोड़े से रिएक्शन रहेगी बच्चे, एक आधी रिएक्शन बाकी है, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। अगर आप कंसेप्चुअल चलोगे जैसे हम बात कर रहे हैं, तो 1-2 मॉलिक्यूल और बनाने हैं, फिर ये साइकिल आपका ओवर हो जाएगा। तो हाँ जी, अब हमारे पास बन गया C2 हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। अब आपके पास याद करो कितने मॉलिक्यूल बचे हुए हैं अभी भी? 6 मॉलिक्यूल जो हम लेके चले थे, 6 में से कितने बचे हुए हैं? 1 मॉलिक्यूल बचा हुआ है।
अब बस उसको कंबाइन कर दो, उसको ले आओ नीचे और सिडो हेप्टलोज 7 फॉस्फेट से कंबाइन कर दो। हाँ जी, सिडो हेप्टलोज कितने कार्बन का है? 7 कार्बन का। और जो ऊपर से मॉलिक्यूल लेके आओगे वो कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। तो टोटल कितने कार्बन हो गए? 10 का। 10 कार्बन। तो 10 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनेगा या 5-5 कार्बन के 2 बना दूं? 5 वेरी गुड। तो 5-5 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो अब इसको भी ले आओ, ये जो एक मॉलिक्यूल बचा हुआ है, अब उसको कंबाइन कर दो इसके साथ, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दो। दोनों को आपस में कंबाइन कर दो। तो क्या बनना चाहिए था जी यहाँ पे? टोटल 10 कार्बन हो गए ना मेरे पास। 7 कार्बन जहाँ पे है, 3 कार्बन जहाँ पे है, तो टोटल 10 कार्बन है हमारे पास। तो जहाँ तो मैं 10 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बना लेता, वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं 5-5 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनाऊंगा। 5-5 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे जी? 2। एक तो यही वाला बन जाएगा दोबारा से, ज़ाइलुलोज 5 फॉस्फेट, और दूसरा बन जाएगा राइबोस 5 फॉस्फेट। क्लियर है जी? यहां पे जो एंजाइम काम करेगा वो होगा ट्रांसकीटोलेज। हाँ जी, इस स्टेप तक क्लियर है? यस सर। तो हमारे पास सिडोहेप्टलोज 7 फॉस्फेट के साथ 6th मॉलिक्यूल जो बचा हुआ था हमारा, वो कंबाइन करेगा आके, और 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट और राइबोस 5 फॉस्फेट के। अब जी देखो, मेरे पास अब तीन मॉलिक्यूल बचे हुए हैं टोटल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल कितने मॉलिक्यूल बचे हुए हैं मेरे पास अभी? ये फ्री बैठा हुआ है, ये भी फ्री बैठा हुआ है, और ये भी फ्री बैठा हुआ है। ये कितने कार्बन का है? 5। ये कितने कार्बन का है? 5। ये कितने कार्बन का है? 5। तो 3 मॉलिक्यूल फ्री बैठे हुए हैं मेरे पास। अब ये तीनों के तीनों मॉलिक्यूल ज़ाइलोज, ये तो सेम ही है दोनों, ये वाला भी, और आपका ये वाला एंजाइम है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये तीनों के तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे रिबुलोज 5 फॉस्फेट के अंदर। देखो, ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट अपने दूसरे एप्टीमर में कन्वर्ट हो जाएगा रिबुलोज में। ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट, ये तो दोनों सेम ही मॉलिक्यूल है, एक जहां पे बना पड़ा है, एक जहां पे, तो जहां पे एंजाइम आएगा एपिमिरेज, क्योंकि ज़ाइलुलोज का एपिमर कौन है? रिबुलोज, और राइबोस का आइसोमर कौन है? तो जहां पे एंजाइम आएगा आइसोमिरेज। तो यानी कि कुछ भी नहीं हुआ, जो ज़ाइलोज 5 फॉस्फेट थे वो भी रिबुलोज 5 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गए, और जो राइबोस 5 फॉस्फेट था वो भी अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया, दैट इज रिबुलोज 5 फॉस्फेट। तो तीनों के तीनों मॉलिक्यूल अल्टीमेटली एक ही मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। तो आपके पास रिबुलोज 5 फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हो गए जी टोटल? हाँ जी, 3 मॉलिक्यूल हो गए ना, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो, ये वाला मॉलिक्यूल भी इसमें कन्वर्ट हो गया, ये वाला मॉलिक्यूल भी इसमें कन्वर्ट हो गया, ये वाला मॉलिक्यूल भी इसमें कन्वर्ट हो गया। तो जहां तक आपका चलता है रिडक्शन, ये सारी क्या है जी? दिस इज रिडक्शन, ठीक है जी। अब होगी रीजनरेशन। रीजनरेशन किसकी होगी? ध्यान से देखो, हमने क्या बात की थी, क्योंकि ये साइकिल है, और साइकिल हमेशा वहीं पे आके खत्म हो जाता है जहां से वो स्टार्ट होता है। तो 3 मॉलिक्यूल रिबुलोज 5 फॉस्फेट के अगर मेरे पास हैं, तो मैंने उनको रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में तो कन्वर्ट करना है। मुझे क्या देना होगा इनके जहाँ पे? हाँ जी, इनको किस चीज़ की जरूरत है ताकि मेरा जो रिबुलोज 5 फॉस्फेट है वो रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए? रिबुलोज 5 फॉस्फेट को एक फॉस्फेट ही तो देना है ना मुझे। अगर मैं उसको फॉस्फेट दे दूंगा, इट बिकम रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। तो साफ सी मतलब है, मुझे यहाँ पे एटीपी देना होगा, एक एटीपी। पर कितने मॉलिक्यूल है मेरे पास रिबुलोज 5 फॉस्फेट के? 3 मॉलिक्यूल हैं, तो कितने एटीपी लगेंगे?
तो इस काम में मेरे 3 एटीपी जो हैं वो और यूज हो जाएंगे। तो ये है जी आपका C3 साइकिल। याद करो हमने बात की थी रीजनरेशन हो जाएगी। किसकी रीजनरेशन हो गई? प्राइमरी रिसेप्टर वापस मुड़ा है ना आपका, तो आरजीबीपी थोड़ी कंज्यूम होता है इसमें, वो तो प्राइमरी रिसेप्टर है, उसने तो अगला CO2 फिर से पकड़ेगा, तो ये साइकिल ऐसे ही घूमता रहेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, जब भी ये साइकिल चलेगा तो स्टार्च तो बन रही है ना। देखो पहला मॉलिक्यूल कहाँ गया था, 3 कार्बन तो आपके यूज हो रहे हैं ना स्टार फॉर्मेशन में। बाकी देखो टोटल मेरे पास जहाँ पे 5 3 15, तो जहाँ पे 15 कार्बन है, 3 कार्बन बाहर से है, तो स्टार्च बनाने के लिए कितने कार्बन गए? 3 ही कार्बन गए ना। तो जो CO2 आई है मेरे पास, जो पहला मॉलिक्यूल है 3 कार्बन का, जो CO2 आई है वही बनाएगी ना स्टार्च। तो जो आरजीबीपी के मॉलिक्यूल है 15, वो तो वापस आ गए। देखो जहां पे भी कितने मॉलिक्यूल थे, ये कितने कार्बन थे? 15 कार्बन थे। और ये भी कितने कार्बन है मेरे पास? टोटल 15, 5 दिए 15, तो 15 कार्बन तो हमेशा ही वापस आते रहेंगे। सिर्फ जो CO2 आ रही है बाहर से, वो CO2 जो है वो स्टार्च फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। और एक बात और बता दूं, जहां पे तो मैंने बैलेंस करने के लिए, मॉलिक्यूल बढ़ाने के लिए, ताकि हमारा साइकिल जो है वो बैलेंस हो जाए, मैंने 3 मॉलिक्यूल लेके चले। लेकिन प्लांट में जो CO2 आती है वो एक एक करके आएंगे, 3 मॉलिक्यूल एक साथ नहीं आते। तो जो साइकिल एक एक करके चलता है, तो इसलिए जब भी एक C3 साइकिल चलेगा तो कितने CO2 कितने कार्बन फिक्स होंगे जी? यहां पे तो हमने बैलेंस करने के लिए 3 CO2 ले लिए ना, अदरवाइज तो ये साइकिल एक एक करके चलता है। तो जब भी एक C3 साइकिल चलता है बच्चे, एक साइकिल चलता है ना, जो पूरी एक टर्न लेता है, तो एक ही CO2 फिक्स होता है। 1 टर्न ऑफ C3 साइकिल कैन फिक्स ओनली 1 CO2। ये तो हम बैलेंस करने के लिए मैं 3 CO2 फिक्स करके दिखा दिए मैंने आपको, अदरवाइज ये एक एक करके ही साइकिल जो है वो चलता है। क्लियर होगी जी बात? यस सर। तो एक C3 साइकिल में एक ही CO2 फिक्स होती है, कहने का मतलब है। तो अगर कोई C3 प्लांट है वो ग्लूकोज बनाना चाहता है बच्चों, तो कितनी टर्न चलानी पड़ेगी C3 साइकिल की? आपको पता है ग्लूकोज 6 कार्बन का है, तो कितने टर्न चलेंगे जी C3 साइकिल के? अगर कोई C3 प्लांट है और वो ग्लूकोज बनाना चाहता है तो कितने बार चलेगा C3 साइकिल? 2 बार। 6। कितने बार? 2 बार नहीं चलेगा बच्चे, क्या कर रहे हो? अभी तो बता के हटा। ये तो हमने बच्चे बैलेंस करने के लिए 3 कार्बन ले लिए, एक्चुअल में ये एक एक करके ही चलता है साइकिल। एक साइकिल में एक ही CO2 फिक्स होती है, तो ग्लूकोज बनाने के लिए ये साइकिल कितने बार चलेगा? 6 बार चलेगा ना। यस सर। समझ रहे हो? ये तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इस पे नहीं जाना कि एक साइकिल में 3 CO2 फिक्स हो जाती हैं। ये तो मैंने बैलेंस करने के लिए मुझे ज़्यादा मॉलिक्यूल लेने पड़े हैं, अदरवाइज ये C3 साइकिल एक एक करके ही CO2 को फिक्स करता है। यानी कि एक साइकिल में एक ही CO2 फिक्स होती है। तो अगर ग्लूकोज बनानी है तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, तो 6 बार ये साइकिल जो है वो घुमाना पड़ेगा। चलो छोड़ो उसको, पहले हम इसकी एनर्जी देखते हैं जी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, मुझे ये देख के बताइए कि 3 CO2 आपने फिक्स किए अभी, 3 CO2 फिक्स किए ना हमने अभी, 3 कार्बन, कितना पैसा खर्च हो गया? कितने ATP लग गए, कितने NADPH लग गए? बताइए जी। हाँ जी, 3 CO2 को फिक्स करने में जो है हमने 3 CO2 फिक्स किए जहां पे, तो 3 CO2 को फिक्स करने में कितनी एनर्जी लगी जी? काउंट कीजिए जरा। 9 ATP 9 ATP NADH एंड 6 NADH। वेरी गुड। तो 6 ATP जहां पे लगे थे, 3 ATP जहां पे लग गए, टोटल 9 ATP यूज हो गए, 9 ATP खर्च हो गए हमारे, और 6 NADPH खर्च हो गए। ऐसे ही है, कंज्यूम्ड तो फॉर द फिक्सेशन ऑफ 3 CO2। तो C3 साइकिल में 3 CO2 को फिक्स करने के लिए मुझे 9 ATP और 6 NADPH खर्च करने पड़े। ऑब्वियसली बात है, खर्च ही होंगे ना। कई बार बच्चे लिख देते हैं कि ये गेन हो गए, गेन नहीं हो रही, ये पैसा लग रहा है, खर्च हो रहा है। तो 9 ATP 6 NADPH खर्च हो गए मेरे। 6 ATP जहां खर्च हो गए थे, 6 NADPH इस स्टेप पे खर्च हो गए थे, और 3 ATP इस स्टेप पे खर्च हो गए थे हमारे।
तो टोटल 9 एटीपी और 6 एनएडीपी खर्च हो गए। ये तो होगी 3 CO2 की। तो जहां से मैं क्या एक कार्बन का नहीं निकाल सकता, अगर मैं बोलूं कि एक CO2, क्योंकि अगर हम पर कार्बन निकाल लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। हाँ जी लगाइए, थोड़ा सा मैथ है इसमें, बताइए एक CO2 को फिक्स करने में कितना पैसा लगा होगा? 3 ATP। वेरी गुड। 2 NADPH, वेरी गुड। ऐसा ही है ना, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल को फिक्स करने में 9 ATP लग रहे हैं, 9 रुपये लग रहे हैं आपके। अगर आपने 3, मेरे पास एक कोई आइसक्रीम है वो 9 रुपये की 3 मिल रही हैं, तो अगर मैं एक लेनी चाहूँ तो मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 3 रुपये देने पड़ेंगे ना उसको, शॉप वाले को, और 2 NADPH देने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो C3 साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने में कितना पैसा खर्च होता है जी? आपने ये चीज याद रखनी है बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि C3 साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने में कितना पैसा खर्च होता है। तो कितना पैसा खर्च होता है जी? 3 ATP 2 NADPH, 3 ATP 2 NADPH खर्च होता है। ये है जी बच्चे हमारे पास C3 साइकिल, जिसको हम केल्विन बेंसन साइकिल कहते हैं। 3 स्टेप हैं इसके, तो हमने फुल डिटेल में किया है। चाहे तो आप सिंपली भी इसको साइकिल को शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। बेटर है कि इसी को याद करो, आसान है, कंसेप्चुअल है, रट्टा नहीं मारना इसके ऊपर। मॉलिक्यूल को अपने कार्बन को जोड़ते जाना है, अपने आप अगला मॉलिक्यूल जो है दिमाग में आता जाएगा। हाँ जी, आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर कोई C3 प्लांट है वो ग्लूकोज बनाना चाहता है तो कितना पैसा खर्च होगा? C3 प्लांट है वो ग्लूकोज बनाना चाहता है, उसका कितना पैसा खर्च होगा जी? कितने ATP लगेंगे, कितने NADPH लगेंगे? आंसर बड़ा सामने है बच्चों। एक कार्बन का आपको मैंने बता दिया, अब मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ तो वो 6 कार्बन की बात कर रहा हूँ, तो उसको मल्टीप्लाई तो करना है आपने। वेरी गुड। 18 ATP और 12 NADPH। 12 NADPH। तो आपने इस पे बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं जी, C3 प्लांट ग्लूकोज बनाने में इतना पैसा खर्च करता है, सुक्रोज बनाने में इतना पैसा खर्च करता है। ऐसा नहीं करना, आपने बस एक कार्बन के लिए याद रखो। अब ये याद रखो कि एक कार्बन को फिक्स करने में C3 प्लांट इतनी पैसा जो है वो वेस्ट कर देता है। याद करो जो वही ATP हैं जो नॉन साइक्लिक ETC में बने थे। बताइए जी, नॉन साइक्लिक ETC में कितनी एनर्जी बनाई थी हमने? यही तो बनाए थे, 3 ATP 2 NADPH। तो यानी कि जो नॉन साइक्लिक ETC में जो एनर्जी बनती है वो सारी कुल मिला के वो एक ही CO2 को फिक्स करती है। याद है ना, नॉन साइक्लिक ETC, वहाँ पे कितने ATP बनाए थे हमने? 3, और 2 NADPH भी बने थे वहाँ पे, और वो सारी एनर्जी मिलके एक कार्बन को फिक्स करने में काम आती है। तो अगर कोई C3 प्लांट है वो ग्लूकोज बनाना चाहता है तो उसको कितने ATP खर्च करने होंगे जी? तो ग्लूकोज क्योंकि 6 कार्बन का है तो उसके 18 ATP एंड 12 NADPH जो है प्लांट के यूज हो जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह से सुक्रोज भी बोल सकता है वो आपको, तो वो 12 कार्बन का है, मल्टीप्लाई कर लो। वो आपको पेंटोज शुगर भी बोल सकता है, पेंटोज वो 5 कार्बन का है, मल्टीप्लाई कर लो। ये आपके लिए क्वेश्चन है। पेंटोज मतलब DNA शुगर जिसको हम कहते हैं, जहां जिसको RNA शुगर कहते हैं। तो वो क्वेश्चन ये भी डाल सकता है कि कोई C3 प्लांट है जी, वो DNA शुगर बनाना चाहता है, कितना पैसा खर्च होगा? तो आपको पता है पेंटोज 5 कार्बन की शुगर है। तो मतलब आपने एक कार्बन के लिए याद रखना है, बाकी तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है। तो ये है जी बच्चे हमारे पास C3 साइकिल। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे जो अगला साइकिल है, दैट इज C4 साइकिल क्या होता है। ठीक है जी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए।